Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. Today's topic is PTE writing and this session will be in Hindi language. PTE writing के अंदर सिर्फ दो मॉड्यूल्स होते हैं, ऐसे राइटिंग सेक्शन एंड समराइज रिटन टेक्स्ट. गाइस, हम इन दो टॉपिक्स के अंदर बात करेंगे, प्लस लेटेस्ट ऐसे टेम्पलेट भी आपको मैं शेयर करूंगा. इसके अलावा राइटिंग के स्कोर्स बाकी सब मॉड्यूल्स में भी होते हैं, जैसे कि रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, लिसनिंग फिलिंग द ब्लैंक्स और राइट फ्रॉम डिक्टेशन, समराइज स्पोकन टेक्स्ट. सभी के टेम्पलेट्स प्लस ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर पीटी राइटिंग. एंड डेफिनेटली अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखोगे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी. सो हियर इज़ माई वेबसाइट nikhilpt.com. अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो जल्दी से रजिस्टर करवा लीजिए, तब आपको मिलेगा एक फ्री स्कोर्ड मॉक टेस्ट ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट. इसके अलावा और भी पैकेजेस हैं, वो आप बाय कर सकते हैं. अनलिमिटेड पैकेज है, क्वेश्चन घर में बैठ के करो, प्रैक्टिस करो. $25 में 3 मॉक टेस्ट मिलेंगे और घर में बैठ के एक स्टडी प्लान भी आपको दिया गया है जो आप घर में बैठ के बाय कर सकते हो. तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं समराइज रिटन टेक्स्ट से. समराइज रिटन टेक्स्ट जिसके अंदर रीडिंग के साथ साथ राइटिंग के भी स्कोर्स होते हैं. और अगर आपकी रीडिंग में मार्क्स कम है तो आप इस टॉपिक के ऊपर ध्यान जरूर देना. बल्कि ये जो एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है. इसमें तो आपको कुछ ज़्यादा करना भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स क्या गलतियाँ करते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल में इस वीडियो के अंदर. समराइज रिटन टेक्स्ट जिसके अंदर आपके पास 10 मिनट्स होंगे. 10 मिनट्स के अंदर आपको एक समरी लिखनी होती है और आपको एक क्वेश्चन आएगा आपकी आंखों के सामने. और एक और बात, आपने सिर्फ एक ही फुल स्टॉप यूज़ करना होता है. इसमें आप क्या यूज़ करोगे वो आपको बताता हूँ. देखो, सेंटेंस 1 कहाँ से लेना है, सेंटेंस 1 वो भी आपको बताऊँगा, कॉमा एंड. सेंटेंस 2 कॉमा, मोर ओवर कॉमा. सेंटेंस 3 कॉमा, probing further कॉमा. सेंटेंस 4 सेंटेंसेस को आपने जोड़ देना है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर एंड कंजंक्शन. कनेक्टर कौन से हैं? probing further एंड मोर ओवर. कंजंक्शन हमारी हो गई एंड. सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3, सेंटेंस 4. अगर आपकी जो लिमिट है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 75 वर्ड्स तक लिख सकते हैं. लेकिन अगर आप थर्ड लाइन तक 60 या 65 वर्ड्स तक पहुंच जाते हो, या आपको लगता है कि यार अभी 75 से अबव हो जाएगा, फोर्थ लाइन को अगर हम मर्ज करेंगे तो उसको मत जोड़ना, वो 3 लाइन्स तक ही रहने देना, यहाँ तक ही रहने देना. यहाँ पर आपको फुल स्टॉप डालना है. रिमेंबर वन थिंग, आई एम नॉट यूजिंग सेमीकोलन. सेमीकोलन कौन सा होता है? एक डॉट और नीचे कॉमा. ये मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉमा यूज़ कर रहा हूँ और पीछे फुल स्टॉप. सो आपने करना क्या है, सबसे बड़ा आपने ये देखना है, कभी भी आपने वो वर्ड नहीं उठाना जिसमें ऑलरेडी डॉट पड़ा हो. जैसे कई बार आ जाता है 19.5%, आपने वो डॉट वाला लाइन नहीं उठानी है, क्योंकि समराइज रिटन टेक्स्ट में यू कैन हैव यूज ओनली 1 फुल स्टॉप. एक ही फुल स्टॉप आप यूज कर सकते हो. सो अगर आप बीच में डालोगे तो चांसेस हैं कि जो पीछे कंप्यूटर है वो ये मानेगा कि आपकी लाइन ख़त्म हो गई है, तो वो लाइन कभी नहीं उठानी. और कोशिश करनी है हमने स्मॉल लाइंस उठानी है. मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको एक बेनिफिट पता क्या मिलेगा कि आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो. देखो, कॉपी पेस्ट वाला हमारे पास है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है. तो हम कैसे करेंगे बता देते हैं. समराइज रिटन टेक्स्ट 1 लाइन को हम कौन सी उठाते हैं? ये वाली लाइन उठा देते हैं, कोई भी लाइन. D2 मैं दूसरी लाइन उठा रहा हूँ, ऊपर से देख के उठानी है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आएगी. बहुत इजी है. स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखना है.
क्योंकि जब आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। चाहे आप ऊपर से देख के लिख रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है इस राइटिंग सेक्शन में तो आप ऐसा कर सकते हो। चलो आप देखिए, फर्स्ट लाइन मेरी लिखी गई है, चेक करो। द टू हैड स्टार्टेड मेकिंग बाईसाइकिल ड्यूरिंग द 1890s एंड हैड स्मॉल के देखो स्पेलिंग गलत हो गए, तो आप यहाँ पर कर सकते हो डबल एल। बिजनेस सेलिंग देयर राइट स्पेशल्स, डब्ल्यू देखो इसमें बड़ा डाला हुआ है तो आप बड़ा डालोगे, जैसे वहाँ पर लिखा है वैसे ही आपने लिखना है। अब यहाँ पर छोटा नहीं डालेंगे, क्योंकि कई बार नाउन जो होते हैं वो बड़े से, कई बार नहीं हमेशा जो नाउन्स होते हैं वो बड़े से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि छोटे से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं। तो नेक्स्ट क्या आ गया, अब ये लाइन उठा लेते हैं हम। ऑक्टेव जेन्यूड एंड others were flying gliders near Chicago late in the decade as well, comma moreover last line उठा लेते हैं, ये वाली उठा लो, they constructed। दे का ध्यान रखना है, टी छोटा आएगा क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जो टी है, जो दे है, वो स्टार्टिंग लाइन से शुरू किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने बीच में यूज़ करना है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऊपर से लेकर नीचे तक जो आपको लग रहा है कि ये लाइन उठा सकते हैं हम, तो वो हमने उठानी है। कुछ बातों का ध्यान में रखना है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ इन शॉर्ट में। without having to build a full size model। फुल साइज के अंदर आपको ये भी लिखना है। ये देखिए, अब प्रूफ रीडिंग करेंगे। 58 वर्ड्स हो गए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। द टू हैड स्टार्टिंग मेकिंग bicycle during the 1890s and has also small business selling their ride specials for $18 each and Octave Genude and others के स्पेलिंग गलत हो गए, चेक करो। ये आपके साथ भी गलतियां हो रही हैं, नोट डाउन करते जाओ कि क्या क्या गलती हो रही हैं। इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं और मुझे नहीं लगता कि आपके राइटिंग के स्कोर कम आएंगे इसके अलावा। Others were flying gliders near Chicago late in the decade as well. Moreover, they constructed a wind tunnel that allowed them to test design without, देखो without के स्पेलिंग गलत हो गए ना, हो जाती हैं गलतियाँ। और इस तरीके के साथ अपना समराइज रिटन टेक्स्ट करोगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोमा मिस्टेक ना हो, स्पेस अच्छे से दी हो, जो नाउन है वो अगर बीच में आ जाता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। स्मॉल लाइंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दो, ताकि बड़ी लाइंस में कई बार कनेक्टर्स ऑलरेडी बीच में होते हैं, कंजंक्शंस बीच में होते हैं। 58 वर्ड्स आर मोर देन इनफ। ये मत सोचो कि मुझे अगर ज़्यादा लिखेंगे तो ही हमारे अच्छे स्कोर आएंगे, ऐसा नहीं है गाइस। बिकॉज अगर आप ज़्यादा लिखोगे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और ये ना हो कि आपका प्रूफ रीडिंग के लिए टाइम ना मिले और क्लिक करना भूल जाओ, और अगर आप क्लिक कर भी देते हो जल्दबाजी में, ऑटो सबमिट हो भी जाता है, तो आपकी जो एरर्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करोगे। हमेशा 1 मिनट पहले आपने लिखना है, ये नहीं देखना कि मुझे ज़्यादा लिखना है। ये हमारा हो गया समराइज रिटन टेक्स्ट। अब हम बात करते हैं ऐसे राइटिंग टॉपिक की। ऐसे राइटिंग अप्रॉक्सीमेटली 1 और 2 आएंगे, समराइज रिटन टेक्स्ट 1 और 2 आएंगे। सेम रूल अप्लाई करना है, इसके अंदर राइटिंग और रीडिंग के स्कोर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे राइटिंग सेक्शन की। ऐसे राइटिंग सेक्शन जिसके अंदर 200 मिनिमम मैक्सिमम 300 वर्ड्स लिखने होते हैं। यू हैव ओनली 20 मिनट्स। और अपनी टाइपिंग स्पीड जो है घर में इस तरह से बना के जाओ ताकि रियल एग्ज़ाम में हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। कई बच्चे 200 वर्ड्स भी लिख नहीं पाते। इससे बेनिफिट क्या होगा? कुछ भी नहीं। नुकसान ये होगा हमारे नंबर कम हो जाएंगे। एक ऐसे जो होता है 3 to 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें से ग्रामर के स्कोर हो गए, वोकैबुलरी होगी, हमारा कंटेंट हो गया, हमारा लॉजिक हो गया, सेंटेंस को कैसे करना है, और फॉर्म हो गई। फॉर्म जिसके अंदर 2 मार्क्स होते हैं, वो फॉर्म है क्या? मिनिमम 200 और मैक्सिमम 300 के बीच में अगर जो इन्होंने कंडीशन दी है उसके बीच में कोई भी ऐसे लिखता है तो उसको 2 नंबर मिल जाते हैं। वैसे मतलब 2 नंबर फ्री के नंबर हैं आपके। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं आते। लोग बड़े बड़े टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं लेकिन टाइपिंग स्पीड नहीं बनती, फिर बाद में कहते हैं नंबर क्यों नहीं आए। ये एक लेटेस्ट टेम्पलेट है जो हमारे स्टूडेंट यूज़ कर चुके हैं, जिससे उनके अच्छे स्कोर आ रहे हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हो।
यस, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हो, इसको याद कर लेना, बहुत इजी है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन अगर आपने अच्छा स्कोर हासिल करना है, ये टेम्पलेट हर एक के लिए है। वैसे आप अपना भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपके बारे में नहीं पता, बट ये वाला जो टेम्पलेट है ये बच्चों को 79 प्लस दे रहे हैं। इसके अंदर आपको मेन कीवर्ड्स डालने हैं, टॉपिक डालने हैं, बाकी सारा सेम ही रहता है, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। देखो टेम्पलेट आप चाहे जो मर्जी यूज़ करो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए वो आप ये वाला टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। अगर आप खुद लाइंस नहीं बना सकते, देखो विदाउट टेम्पलेट भी आपके अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं, लेकिन अगर आप टेम्पलेट बनाना चाहते हो या लिखना चाहते हो, या आपको लिखना नहीं आता, खुद लाइंस बनानी नहीं आती, तो यू कैन यूज़ दिस टेम्पलेट। ओके, तो अभी हम टॉपिक अगला शुरू करते हैं, जिसके अंदर हमारे रीडिंग के स्कोर्स होते हैं। वो है हमारा समराइज स्पोकन टेक्स्ट। मैं रीडिंग के ऊपर बाद में आऊँगा। समराइज स्पोकन टेक्स्ट, जिसके अंदर आपके पास 10 मिनट्स हैं। 10 मिनट्स के अंदर आपको एक क्या सुनाई देगा, ऑडियो सुनाई देगा, जिसमें स्पीकर बोलेगा। ध्यान से सुनिए कैसे। People these days increasingly complain of suffering from allergies to pollen. अब देखो इसमें करना क्या है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे कीवर्ड्स नोट डाउन करने हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फर्स्ट लाइन लिख रहे हो तो आपकी दूसरी या तीसरी लाइन आपसे मिस नहीं होगी, एग्जैक्ट लिख पाओगे, ऐसा नहीं है गाइस। टेम्पलेट आप कोई भी यूज़ करो, डजेंट मैटर, लेकिन एक बार याद रखना, अगर आप कीवर्ड्स कर लेते हो इकट्ठे और ऊपर से आपको लाइंस बनाना नहीं आता, तो आपके लिए ये एक चैलेंज रहेगा। सिर्फ कीवर्ड्स डालने से नंबर नहीं आते हैं, वो कीवर्ड्स कौन से हैं ये भी बहुत मायने रखता है। कई लोग वर्ब्स डाल देते हैं, इंक्रीज़ हो गया, मतलब इस तरह से इंक्रीज़, क्या इंक्रीज़, कुछ भी नहीं। उसकी हस्ती क्या है, उसकी हस्ती इंक्रीज़ की तब बनेगी जब वो एक नाउन के साथ मिलेगा या एक वर्ड के साथ मिलेगा। जैसे इंक्रीमेंट इन सैलरी, अकेला इंक्रीमेंट कीवर्ड नहीं है, उसको आप कैसे, हम क्या करते हैं, हम अकेले कीवर्ड डाल देते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कीवर्ड्स इकट्ठा कैसे करने हैं। देखो गाइस, आपको अगर कीवर्ड्स इकट्ठा करने में प्रॉब्लम आ रही है, 6 to 7 कीवर्ड्स जैसे तैसे मर्जी इकट्ठे कर लो। अभी मैं आपके सामने एक टेम्पलेट शेयर करूँगा, उसको आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको लाइंस बनानी नहीं आती तो काइंडली आप सेंटेंसेस, फ्रेजेस को लिखो। अभी मैं इसके अंदर दोनों लिखने वाला हूँ, ठीक है। उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे या आप अपने टेम्पलेट से कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, वो हम बाद में जानेंगे। मैं प्ले करने वाला हूँ अभी। People these days increasingly complain of suffering from allergies to pollen, to cats, to dust, to certain foods like peanuts or shellfish, for example. But what exactly are allergies and why do we develop them? Well, an allergy is a body reacting to something that is trying to harm it. Sometimes the reaction is mild, sneezing or a rash. Perhaps, but in extreme cases, it can be life-threatening. In an allergic reaction, the body is stimulated to produce histamines, which help to get rid of what is harmful. So, your eyes and nose may stream as a way of losing irritating particles, or your skin may itch to make you scratch it and so remove any harmful parasites. In some societies these days, allergic reactions occur without the person being in a harmful situation. However, in duller situations where, say, hygiene is less developed, then the body's immune system spends its early years fighting off genuine problems and so does not tend to overreact to harmless irritants at a later stage. So, how to deal with an allergy? The first step has to be to ascertain what triggers the allergic reaction and then avoid contact with that allergen as far as possible. If avoidance is impossible, antihistamines can be prescribed to minimize the symptoms experienced by the sufferer. मेरे पास तो बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे को अभी ये है कि मेरे पास कीवर्ड्स अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो शायद मैं लाइंस ना बना पाऊँ। यही गलतियाँ आप कर रहे हैं, आप कीवर्ड्स इकट्ठा कर रहे हैं सिर्फ। अगर आपको लाइंस बनानी नहीं आती है तो काइंडली कीवर्ड इकट्ठा ना करें। टेम्पलेट आप कोई भी यूज़ कर लो, मैं सिंपल टेम्पलेट यूज़ करूँगा। द ऑडियो प्रेजेंटेड, यहाँ लिख दीजिए द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन, द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन एलर्जी। सिंपल बात हो गई, ठीक है। सिंपल टेम्पलेट लिख लीजिए, द स्पीकर एक्सप्लेन्ड
सफरिंग फ्रॉम एलर्जी कॉमा, ये वाला मैंने कर दिया। रिएक्शंस, बॉडी रिएक्शंस आर माइल्ड, बॉडी रिएक्शंस आर माइल्ड कॉमा, फिर एंड, ठीक है, ये भी हमने डिलीट कर दिया। इन एक्सट्रीम केसेस इन लाइफ थ्रेटनिंग एंड लाइव थ्रेटनिंग इन सम केसेस, ठीक है, ये भी हो गया। मोर ओवर कनेक्टर का इस्तेमाल जरूर करिए। शी मैंशनड harmful situations and hygiene is less developed, ये दो डाल दो आप। harmful situations comma and hygiene is less developed। अगर आपको हाइजीन के स्पेलिंग नहीं आते हैं तो वो लाइन लिखो ही ना, गलती ना करो। अगर नहीं लिखना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। Additionally, she said that avoid contact with others, ठीक है। To conclude, the speaker डिस्कस्ड या डिस्क्राइब्ड लिख सकते हो, डिस्कस्ड हाउ टू डील विद। अब देखो हाउ टू डील विद एलर्जी, हाउ आ गया, क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा, हम ये नहीं लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे नहीं, हालांकि मैंने इसको लिख लिया है, इसको डिलीट करो। डिस्कस्ड, ये देख लीजिए, जेन्युइन प्रॉब्लम्स, ओके, genuine problems, irritating particles, comma and minimize the symptoms। मैंने काफ़ी चीज़ें नहीं लिखी इसके अंदर, ज़रूरी नहीं है, 52 वर्ड्स हो गए हैं, मोर देन इनफ है। आप इसको लिख भी सकते हो और भी लिख सकते हो, एक लाइन और बीच में ऐड कर लीजिए अगर आपको लगता है कि 52 वर्ड्स मेरे लिए कम है। और अगर आप वैसे तो देखो अकॉर्डिंग टू 50-70 के बीच में आपने लिखना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास कीवर्ड्स ज़्यादा हैं और टाइम भी काफ़ी बड़ा हुआ है, ये देखिए टाइम ऊपर देखो कितना भाग रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो टाइम को देखते नहीं हैं और जल जाते हैं। इसमें कंटेंट देखो मैंने कितना डाल दिया, इसमें मैंने टेम्पलेट बहुत कम यूज़ किया है, कईयों के टेम्पलेट ज़्यादा होते हैं, कंटेंट कम होता है। इस केस में देखो अगर PTE सॉफ्टवेयर ये जज कर रहा है कि मैं ये पीछे मैच कर रहा हूँ कि कितने कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं, उस हिसाब से तो मेरा बिल्कुल अच्छा गया है। मेरे 52 वर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, अच्छे तरीके के साथ कर दिया इसको। तो आप इसको प्रूफ रीडिंग करनी है, मतलब इन शॉर्ट ये पता लगा कि आपको करना क्या है कि आपको प्रूफ रीडिंग करनी है प्लस सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है। तो आप टेम्पलेट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट इफेक्टिव। अब हम बात करते हैं लिसनिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। इसके अंदर ज़्यादातर जो मिस्टेक्स होती हैं वो होती हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स। एक क्वेश्चन करते हैं एस ES ED, तो आपने करना क्या है, ये देखिए। पहला आपने रूल याद रखना है कि आपने जैसे जैसे सुनना है वैसे वैसे अपना कर्सर मूव करते जाना है, ठीक है। Doctors know a lot about prescribing medications. Take 2 brisk walks and call me in the morning. But for many patients, a light get-moving plan might be just what the doctor should have ordered. Many of us aren't exactly in peak physical condition, but a large number of people are actually deconditioned. So says the Mayo Clinic's Michael Joyner in an essay in the Journal of Physiology. After surgery, illness, pregnancy, or extended inactivity for any reason, people might feel faint or fatigued when they try even mild exercise. These signs, Joyner argues, should be recognized by doctors not as symptoms that should be treated with drugs.
but rather as a medical state of deconditioning that might be better helped with a gentle, guided exercise program. It might sound counterintuitive that fatigue can be beaten back with exercise, but remember Newton Isaac, not figure. A body at rest stays at rest, and a body in motion needs to resist external forces acting upon it that might slow it down. अब देखो, अब आपने लिख लिया, यहाँ पर आपको एक्सरसाइज है कि एक्सरसाइजेज है, अब हमारे को नहीं पता लग रहा, तो हम क्या चेक करेंगे। पहले देखिए फटीग के स्पेलिंग गलत है कि सही है। यस, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड एस से आता है कि जेड से आता है, वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि SESED उसने बोला रिकॉग्नाइज्ड के रिकॉग्नाइज, तो आप आगे जरूर चेक करिए कि बी आ गया है। बी के पीछे हमेशा आती है थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पर बोला उसने गाइडेड एक्सरसाइजेज को, एक्सरसाइज वो हमारे को नहीं पता। नीड टू रिसीव एक्सटर्नल फोर्सेज, चलो मैं ये सारा सर करता हूँ। देखो उसने बोला फटीग्ड, ये गलतियाँ होती हैं हमारे पास। हमने सोचा फटीग है, लेकिन एक्चुअली में फटीग्ड है। ED का ध्यान रखना है। रिकॉग्नाइज्ड में S से मैंने Z चेंज कर दिया, ओके। एक्सरसाइज के स्पेलिंग हो गए हैं गलत, मुझे नहीं पता लग रहा कि एक्सरसाइज के स्पेलिंग क्या होते हैं, तो आप ये ट्राई करिए कि देखो ये एक वर्ड फैटीग है, ऑलरेडी एक क्वेश्चन में अवेलेबल है, मतलब जो उसने बोला था वो चांसेस बहुत हाई हैं कि दोबारा वो कीवर्ड ऊपर बात की हो। और यहाँ पर मैंने चेक किया था, ये देखिए एक्सरसाइज। अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज के मुझे स्पेलिंग नहीं आ रहे हैं तो क्वेश्चन से भी देख सकते हो। ये रूल्स होते हैं कुछ, आपको सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पता नहीं लग रहा तो कई बार क्वेश्चन के अंदर ही होता है आंसर, उसको अच्छे से पढ़ना है। एक और क्वेश्चन करते हैं। Stars and the material between them are almost always found in gigantic stellar systems called galaxies. Our own galaxy, the Milky Way system, happens to be one of the two largest systems in the local group of 24 or so galaxies. The other is the Andromeda Galaxy. It stretches more than 100,000 light years from one end to the other, and it is located about 2 million light years distant from us. देखो ये जो ब्लैंक्स हैं बहुत नज़दीक थे। इस केस में क्या करें, आपको इस केस में इस तरह से लिखना पड़ेगा, ध्यान आपका सामने स्क्रीन के ऊपर हो और पेन जो हो वो नीचे हो, मतलब जो हम लिखने वाले हैं वो नीचे देख के ना लिखें, हम ऊपर लिखें। अब जाहिर सी बात है इतने कम समय में हम क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आप स्टेलर लिख सकते हैं, फिर साथ में लार्जेस्ट लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो माइंड है वो सामने भी रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इट आ गया, इट के पीछे क्या आता है, सिंगुलर है, इट इज़ आ गया, लोकेटेड ही आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप देखिए हमने सारे के सारे सही कर लिए। अब यहाँ पर स्ट्रेच आएगा या स्ट्रेचेज आएगा, वो आपको ध्यान में रखना है आगे पीछे देख के। अगर यहाँ पर आर होता तो प्लूरल में आना था, इट आ गया, इट के पास एस या ES वाला सेंटेंस आता ही है। टू लार्जेस्ट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास राइट फ्रॉम डिक्टेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपके राइटिंग के नंबर ऑफ स्कोर्स हैं। और लास्ट टॉपिक मैं करवाऊँगा रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स। देखो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपको करना क्या है, कई बार आपको पूरा सेंटेंस नहीं सुनाई देगा, ट्राई करनी है हमने बड़े बड़े वर्ड्स ऐड करें बीच में, अपनी कॉपी के अंदर लिखें। ये कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, सिर्फ प्रैक्टिस के ज़रिए, वैसे नहीं होगा। देखो एक सेंटेंस पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। You should have the sense to take advice when it's offered. अब देखो इसके अंदर आपको क्या सुनाई दिया, यू शुड सेंसिटिव टेक एन एडवाइस, बस। अब देखो इसका आंसर क्या है, यू शुड सेंसिटिव टू टेक एडवाइस व्हेन इट्स ऑफर्ड। अब आपके केस में क्या है, अब आपके टारगेट के ऊपर बहुत डिपेंड रहता है कि आपका टारगेट क्या है, 6 ईच, 7 ईच या 8 ईच। अब देखो अगर तो आप 6 ईच है तो यू शुड हैव दी, आप हाफ भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेक श्योर बाकी टॉपिक्स में आपके अच्छे स्कोर होने चाहिए। अब आप लिख कैसे सकते हो, हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको मैं इजी वे के साथ बिना टाइम वेस्ट किए। यू, अब यू नहीं सुनाई दिया,
वी लिख दो। मेक श्योर पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होना चाहिए, स्पेस एक ही होना चाहिए, पीछे फुल स्टॉप होनी चाहिए। इट्स है या इट इज़ है वो भी लिख दो। एडवाइस है या एडवाइसेस है वो भी लिख दीजिए। टू है, दी है वो भी लिख दीजिए। शुड है या वुड है, नॉट ए बिग डील। इन शॉर्ट हमारे को ये पता लगा कि अगर आप कोई ना कोई वर्ड ऐड करते हो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू विल गेट फुल मार्क्स अगर आपका सेंटेंस उससे मैच करके। आप इसको समझिए पहले पीछे काम कैसे कर रहा है। देखो ये मैच कर रहा है, जो आईटी वाले बंदे हैं उनको पता होगा प्रोग्राम के पीछे मैचिंग हो रही है। मैचिंग क्या हो रही है कि क्या ये जो सेंटेंस यूज़र लिख रहा है, स्टूडेंट लिख रहा है, बैक एंड पे वो मैच कर रहा है उन सभी वर्ड्स को, कि क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। Students will develop confidence in their ability to think critically. अब देखो स्टूडेंट्स विल डेवलप अबिलिटी, ठीक है, आपने लिख दिया स्टूडेंट विल डेवलप कॉन्फिडेंस एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। आप इसको स्टूडेंट है कि स्टूडेंट्स हैं, अब दोनों लिख दीजिए। स्टूडेंट है कि स्टूडेंट्स हैं, दोनों लिख दीजिए। डेवलप है कि डेवलप्ड है, आप दोनों लिख दीजिए। लेकिन मेक श्योर अगर बीच में लिख रहे हैं तो आपने छोटा डालना है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना है। देयर है कौन सा, ये वाला देयर है, वैसे तो यहाँ पर बनता नहीं, दोनों लिख दीजिए। टू है, थिंक है कि थिंग्स है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मतलब जो भी आपने वर्ड लिखने हैं वो पूरे अच्छे ढंग से करने हैं। और वैसे भी ये जो टॉपिक है ट्राई करिए, आपको सुन के इम्प्रूव करना है। मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है रीडिंग एंड राइटिंग फिल द ब्लैंक्स। तो देखो रीडिंग एंड राइटिंग फिल द ब्लैंक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे जिसको आपको करना है। रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको ग्रामर रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर ग्रामर रूल नहीं पता तो आपके स्कोर नहीं आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सीधा करने लग जाते हैं कि हम सीधा वही करें और सीधा एग्ज़ाम देने चले जाएं। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना है। देखो गाइस, एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, कई बार क्वेश्चन के अंदर ही आंसर आ जाते हैं। देखो फिंगरप्रिंट्स रेफर टू एज इन। अब मान लीजिए पहला रूल क्या है, फर्स्ट ब्लैंक, कि अगर आपको नहीं आता तो आप इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करिए, पूरा क्वेश्चन को पहले रीड करिए पूरा, ताकि आपको पता लग सके कि कौन से क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शंस हैं और किसकी बात हो रही है। कई बार आपको पहला नहीं मिला तो दूसरा मिल जाता है। अब देखो इसके पीछे क्या लगता है, इसके पीछे थर्ड फॉर्म लगती है या ING लगता है। यहाँ पर सच एज दिया हुआ है, मतलब इसके आगे जो आएगा ये ऐसे मटेरियल आएगा जिसकी ये एग्जांपल्स हैं, विच मीन्स दैट डेम एट ए क्राइम सीन। आगे या पीछे क्या सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना पड़ सकता है। देखिए अब हम पूरा पढ़ते हैं। यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स की बात हो रही है, यहाँ पर फिंगर मार्क्स की बात हो रही है। फिंगर मार्क्स हमारा यहाँ पर है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर एस है और यहाँ पर एस नहीं है, तो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा फिंगर मार्क्स। दूसरी तरफ गए, इज आ गया। When residue from the ridged skin of the finger or palms is dashed onto a surface, जब आप कोई चीज़ को टच करते हो तो आपके ये जो होते हैं हमारे फिंगर मार्क्स, फिंगरप्रिंट्स, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसपोर्टेड नहीं आएगा, रीलोकेटेड नहीं आएगा, शिफ्टेड भी नहीं आएगा। कलरलेस डैश मटेरियल सच एज सोप, मॉइस्चराइजर एंड ग्रीस। अब सोप, मॉइस्चराइजर एंड ग्रीस, ये तीनों किसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं? प्यूरीफाई नहीं, प्यूरीफाई होता तो क्या हम सोप, मॉइस्चराइजर, ग्रीस यूज़ करते? वो प्यूरीफाई नहीं है। पल्यूटिंग ना, उसके अंदर प्यूरीफाई के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। टेंटेड हमारे को नहीं पता, जो पता है पहले उसको पुट करके देखिए। इसका आंसर आएगा सी, कंटेमिनेटिंग मटेरियल। जो लड़की लोग हैं वो उनको पता होगा इस मटेरियल के बारे में। दिस फिंगर मार्क्स आर डिस्क्राइब एज लेटर एज दे आर जनरली इनविजिबल टू द नेक्ड आई। वो बता रहा है कि ये जो फिंगर मार्क्स होते हैं ये हमारे नेक्ड आई, मतलब सिंपल आई या बिना कुछ डिवाइस यूज़ किए बहुत कम होते हैं। विच मीन्स दैट डैश दैम एट ए क्राइम सीन कैन बी चैलेंजिंग, ताकि वहाँ पर जो पड़े हुए हैं फिंगर मार्क्स उनको
बहुत चैलेंज आता है उनको देखने के लिए। वो कौन सी बात कर रहा है, वो एक लोकेशन की बात कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे फिंदा ब्लैंक्स हैं जो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, ये देख लीजिए। अब इसके अंदर क्या आएगा, हैव के पीछे क्या आता है, थर्ड फॉर्म आती है। ये डायरेक्ट आंसर हमारे को मिल गया। ये भी थर्ड फॉर्म नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है क्योंकि आईएनजी लग गया। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग गया। ग्रू क्या हमारी सेकंड फॉर्म है। एग्जैक्ट आंसर मिल गया हमारे को। दिस पेपर डैश आउटबाउंड। दिस पेपर एक की बात की गई है, सिंगुलर की बात की गई है। जब सिंगुलर की बात करते हैं तो क्या आएगा, दिस पेपर एग्जामिनेशन। हमें एस और ई एस वाला वर्ड चाहिए। इनमें से सिर्फ एक ही है, वो है एनालिसिस। डायरेक्ट आंसर मार के मिल गया ग्रामर बेसिस के ऊपर। आर आ गया। आर के पीछे क्या आता है, थर्ड फॉर्म आती है या आईएनजी आता है। उसके अकॉर्डिंग ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। सिर्फ एक बचा स्पेसिफाइड। डायरेक्ट आंसर हमारे को मिल गया। इंडिपेंडेंट द एक्सचेंज रेट एज इंडिपेंडेंट डैश। अब इंडिपेंडेंट इवन, इंडिपेंडेंट तो कभी वर्ड आएगा नहीं आपस में। तीन बच गए। इंडिपेंडेंट इवन, इंडिपेंडेंट इरेटिक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कुछ कोला क्वेश्चंस भी होते हैं। कोला क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से निकलें या ऑटोमेटिकली सुनने में अच्छे लगें। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो तीनों के तीनों आप इस ऑप्शन को भर के देखिए। देखो गलत तो वैसे भी होना है, क्यों ना इसको आप भर के देखो ताकि आपको पता लगे कि क्या ये सुनने में अच्छा लग रहा है या नहीं। इंडिपेंडेंट इवन नो, इंडिपेंडेंट इरेटिक मुझे मतलब मिला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यस हम अक्सर अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। तो गाइस आई होप यू लाइक माई लेक्चर। इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि राइटिंग के स्कोर्स को कैसे इंप्रूव करना है। रिमेंबर वन थिंग, आपने करना क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप दिन में करें ताकि आपकी राइटिंग इंप्रूव हो सके। समराइज रिटन टेक्स्ट दिन में 2 कर लो। ऐसे राइटिंग सेक्शन 1 कर लो। अल्टरनेटिव डेज में भी कर लो। अगर आपका ऐसे टेम्पलेट पूरा याद हो चुका हुआ है तो आपको दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर टाइपिंग आप हो सके। रीडिंग राइटिंग फिल द ब्लैंक्स, जिसके अंदर राइटिंग के स्कोर्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। 10 ईच डेली आपने करने हैं। अगर गलत हो जाता है उसको देखो कि इसका आंसर यहाँ पर क्यों आया, आगे पीछे सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसको जज करो। फिलिंग द ब्लैंक्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन 20 ईच करने हैं। इसमें आपको फोकस करना है अपनी लिसनिंग के ऊपर ताकि आपका अच्छा स्कोर आ सके। समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर ग्रामर मिस्टेक, कॉमा मिस्टेक, कीवर्ड्स और फ्रेजेस डालने की कोशिश करिए। प्रूव रीडिंग इज मस्ट बिफोर टू डू एनीथिंग। और आपको सबमिशन अगर करनी है आपको प्रूव रीडिंग करनी ही पड़ेगी राइटिंग के किसी टास्क में भी। जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं